लॉस की वजह से हजारों मुलाजमीन और वर्करों से हाथ धोने पड़े, बल्कि यहाँ तक कि 10 सालों में इसे इकट्ठा 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। और अगर हम एयर इंडिया और हुकूमती ब्यूरोक्रेसी के मामले पर गौर करें तो BSNL भी एक नुकसान करदा कारोबार और बिजनेस है जिसे हुकूमत संभालने और चलाने से कासिर रही है। ताहम दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस और जियो को देखें तो दोनों ने 1,20,537,000 का मुनाफा कमाया, जिसे देख और जानकर मार्केट हैरान ज़दा हो गई। हम में से बहुत कम जानते हैं कि वो वक्त भी था कि जब BSNL ने 1,83,10,000 का मुनाफा कमाया, और वो भी सिर्फ एक ही साल में, जो कि बहुत ही नाकाबिले यकीन है। और 2001 से 2008 तक BSNL ने 46,667 करोड़ का मजमूई मुनाफा कमाया, जो कि 3 से भी ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों से ज्यादा का मुनाफा है, और वो भी बावजूद सब्सिडी स्कीमों के, जिनको देही इलाकों खसूसा किसानों के लिए शुरू किया गया था। और न सिर्फ ये बल्कि किसी 70% से ज्यादा इसका मार्केट शेयर था, और ये हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही थी। अब सवाल यहाँ ये है कि असल में ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी साख हिला के रख दी। BSNL के जवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये हिंदुस्तान जैसी कौम के लिए बाज़ शोबों में सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं, और अगरचे इनका बोझ और बहुत भारी नुकसान पड़ता है इदारों पर, लेकिन इसकी 3 अहम वजूहात हैं जिसे बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह बाज़ इदारों में सरकारी कंपनियों की बेजा रसाई है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जैसा कि एयरटेल अगर किसी मखसूस इलाके और रीजन को सर्व करना चाहेगी तो सबसे पहले इसका बुनियादी और लाजिम नुक्ता होगा इसका मुनाफा, इसके प्रॉफिट्स। तो अगर वहाँ सिर्फ 100 किसान रह रहे हों और इनमें से सिर्फ 10 किसान एयरटेल को इसकी सर्विसेज के लिए अदायगी करें, बाकी के ये अदायगी ना करें या फिर चार्जेस ही पे ना करें, तो एयरटेल का 1 टन पैसा खर्च करके टावर कायम करना और इस इलाके में सर्विसेज देना निहायत ही अहमकाना बात होगी। और ये बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आखिर में तो इन्हें ये नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम एयरटेल कंपनी को देखें तो ये महज हुकूमत हिंद के सार्फिन और कस्टमर्स और मुल्क के शहरी हैं, लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी के लिए क्या ज्यादा अहम और जरूरी है, ताकि इन्हें प्रमोट किया जाए और इन्हें अपलिफ्ट किया जाए, जिसके बायस वो मुल्क की माशत में अपना हिस्सा डालें। क्योंकि ये सिर्फ इस सूरत में ही मुमकिन है कि जब इनकी रसाई टेलीफोन, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक बआसानी मुमकिन हो। इंडिया में दर हकीकत बहुत से लोगों को ऐसा करना चाहिए जो मुल्की माशत में अपना किरदार अदा कर सकें। अगर आप में से किसी ने भी कृषि सिम कार्ड के बारे में सुना हो तो इस कंपनी ने निहायत ही सस्ता इंटरनेट किसानों को फराहम किया और इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि BSNL का नेटवर्क मुल्क के दूर दराज हिस्सों में भी फैला हुआ है, जबकि जियो और एयरटेल इन इलाकों में काम नहीं करते, खास तौर पर लद्दाख जैसे इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं दूसरे नुक्ते और पॉइंट की तरफ, जो कि रेगुलेशन है, जिसका मतलब है कि कल अगर और एयरटेल मिलकर काम करने के लिए हाथ मिलाते हैं तो इनके डाटा की कीमत तो बढ़ेगी ही, साथ ही इनकी इंटरनेट रसाई आसान और तेज होगी। यहाँ तक कि अगर इन कंपनियों को 2 गुना इंटरनेट के चार्जेस अदा करना होंगे। दूसरी तरफ BSNL जैसी कंपनी का मौजूद होना और पहले से तयशुदा सर्विस बराए नाम और सस्ती देना इन लोगों की तवज्जो का मरकज है, जो कि जियो या एयरटेल को अफोर्ड नहीं कर सकते, BSNL के लिए मौजूद है। अब अगर किसी कुदरती आफत की सूरत में, जैसे उत्तराखंड या यहाँ तक के एक जंग की सूरत हाल में, एक बार फिर एयरटेल और जियो शायद अपने टावर और सर्विसेज ना दें, लेकिन BSNL ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम करना है और सर्विसेज भी देनी है। क्योंकि सवाल ये नहीं कि मुनाफा किसका और कितना हुआ, सवाल शहरियों की हिफाजत और सेफ्टी और जंगी मंजरनामे में कौमी सलामती का सवाल है। इसलिए ये महज सख्त रेगुलेशन और प्लानिंग से ही मुमकिन है, लिहाजा अंदरूनी और हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमों का होना जरूरी है जो इस बात को यकीनी बनाए प्राइवेट प्लेयर से, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसा कि BSNL और जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां वगैरह। BSNL की सूरत में नुकसानात को छोड़ दें, क्योंकि इसकी प्रॉफिट लिस्ट में लोगों की सेफ्टी लाजिम होती है, और ये 10,000 करोड़ मुनाफे के साथ मार्केट लीड कर रही थी और करोड़ों में मुनाफा और प्रॉफिट बना रही थी। लेकिन 2008 के बाद BSNL का अचानक जवाल का दौर शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। ये कहानी 2000 की दहाई की इब्तदाई तौर की है। इस दौरान मवासलात का बुनियादी तरीका और जरिया लैंडलाइंस थी, और इस दौरान BSNL ने तकरीबन 70% तक इस पर अपना कब्जा कर लिया था। मार्केट में तरक्की पजीर टैग BSNL के साथ मुल्क के कोने कोने दूर दराज इलाकों में 2G इंटरनेट कनेक्शन की बुनियादें रखना शुरू कर दी, जबकि दीगर निजी खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजेशन ने इसे तजारती तौर पर इस वक्त के दौरान ऐसा करना नाकाबिले अमल और नाकाबिले यकीन समझा। लेकिन इसी दौरान में BSNL ने इस तरह की कमाई की कि इन्होंने मुनाफा पोस्ट किया तो वो बहुत ही भारी मुनाफा, यानी 5,976 करोड़
10,183 करोड़ और 8,939 करोड़ का मुनाफा बनाया। सिर्फ 2003 से 2005 के दौरान, तब जब कंपनी अपने बुनियादी मराहल में थी और एक खुद मुख्तार इदारे की तरह हुकूमती कमेटियों से जांच पड़ताल के बावजूद बहुत आगे जा रही थी। लेकिन इस वक्त यह खबर भारत के टेलीकॉम वजीर, मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो और साबिक टेलीकॉम वजीर डियाना डी से पूछगिछ के साथ कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज केस में बुध के दिन मरान, जो कि 2004 से 2007 के दरमियान सीनियर वज़रा के साथ मिली भगत में इसके सरकारी असर और रसूख में BSNL के अहदेदारों ने इनकी रिहाइशगाह तक 323 तेज रफ्तार लाइनें बिछाई। और ये इल्जाम भी है कि ये सब सिर्फ सन टीवी नेटवर्क चैनल्स के सिंगल अपलोड करने के लिए किया गया, जिसके ओनर और मालिक कोई और नहीं बल्कि कलानी महरान हैं। मुख्तसर ये कि CBI के मुताबिक डैनी डी मारन ने अपने एहलकारों, ओहदे और पोजीशन को इस्तेमाल किया और प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज के साथ मिलकर अपनी रिहाइशगाह तक 700 के करीब तेज रफ्तार लाइनों को सिर्फ सूरज नेटवर्क के कारोबारी लेन देन के लिए, जो इनके भाई कलानी की मलकियत था, गठजोड़ किया। ये केस एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था, न सिर्फ कानूनी लिहाज से बल्कि धोखाधड़ी की वजह से और वजारत और हुकूमत और रख रखाव के गलत इस्तेमाल की वजह से, और बहुत बड़ा फोन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड भी था जो कि कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और यहीं से हुकूमत ने BSNL में मुदाखलत और मुलवस होना शुरू कर दिया। और ये वो जगह है जहाँ एक राजा नामी शख्स 2007 में मरान की दौरे हुकूमत में जब BSNL जेर बहस था, WiMAX टेक्नोलॉजी नामी किसी चीज को रोल आउट कर रहा था। और ये एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी जिसका मकसद वायरलेस डाटा फराहम करना था तवील फासलों तक, और ये बुनियादी तौर पर ब्रॉडबैंड था। इससे BSNL को रोल आउट करने में मदद मिलती है। मुल्क में हर तरफ तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन थे, लेकिन अंदाजा लगाएं कि आखिर क्या था जिससे एक भारतीय तारीख का सबसे बड़ा घपला सामने आ गया। इससे पहले कि पार्लियामेंट इस पर 3 दिनों में तहकीक शुरू करे, सबसे बड़े घोटाले ने सियासी तहरीक शुरू कर दी, जिसके बाद एक और सियासी जंग शुरू हुई। तब टेलीकॉम के वजीर आजम ने दावा किया कि वजीर आजम को तरीकाकार पर गुमराह किया गया। इस बात ने तो BSNL को बराह रास्त मुतासर नहीं किया, लेकिन बहुत वाजिया है कि बहुत सारे फ्रॉड हो सकते थे और हुए। कंपनी के अंदर हर छोटे टेंडर की इंक्वायरी हो रही थी और तकरीबन हर टेंडर ही मुस्तरद हो रहा था, जिससे कंपनी की रफ्तार और तरक्की सुस्त हो गई और ज्यादातर टेंडर मुवासलाती टेक्नोलॉजी जैसे WiMAX को मिलना शुरू हो गए। और इस वायरलेस ब्रॉडबैंड को मुल्क के तमाम जगहों पर फॉल कर दिया गया और यहीं से BSNL का धचका शुरू हुआ। मुहर्रम वाक़या के बाद 2G स्कैन के लिए हुकूमत ने बदअनवान तरीकों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी कि टेंडर सिस्टम में क्या क्या घपले हुए हैं। हैरत अंगेज तौर पर माशी हालात के मुताबिक शेल कंपनियों और डूबियस कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा था। एक ही वक्त में कई मारूफ कंपनियों को पेशकश टेंडर के साबित शुदा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ WiMAX सर्विसेज में नाअहल करार दिया जा रहा था। इन कंपनियों में सोमा नेटवर्क और सिस्को टेलीकॉम जैसी कंपनियां शामिल हाल थीं। और जल्द ही इस तरह की खबरें वाज़ेह हुई कि CBI ने इन पर केस कर दिया है और इसी के कुछ मुलाजमीन के मुताबिक BSNL को साजो सामान की खरीदारी की इजाजत नहीं थी और इसके तमाम ऑर्डर कैंसिल हो गए और कंपनी सड़क पर आ गई। इस 3 साल के दौरान मौशी हालात, जो कि 2007 से 2010 के दरमियान का दौर है, जबकि हिंदुस्तानी टेलीकॉम इंडस्ट्री तारीख में सबसे तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां इस मैदान में अपना लोहा मनवा रही थी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद से मजीद तर कर रही थी। तो अमली तौर पर हर गुजरते दिन के साथ ही एसन प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले में अपना मार्केट शेयर खो रही थी। 2008 में खसारे में डूबने की दहाई पर, लेकिन किसी तरह उम्मीद की एक नई किरण आ गई। 2009 में $10 बिलियन मालियत का एक मंसूबा BSNL को 93 मिलियन GSM लाइनें मुल्क में बिछाने का मिला और ये BSNL को फॉल कर सकता था, जिससे वो आला दर्जे के वॉइस और डाटा फराहम कर सकता था। और ये प्रोजेक्ट तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसने इस टेलीकॉम इंडस्ट्री की साख को मजबूत किया। लेकिन 2010 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दोबारा से इन सब बेज़ाब्तगियों की खोज लगाना शुरू कर दी। जब इस बात की गहराई में गए तो इन्होंने इस बात की निशानदेही की तो नोकिया सीमेंट्स और ऑलकाटेल की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सिर्फ 2 कंपनियां छोड़ी थी बिड के मैदान में, जो कि एरिक्सन एंड हवावे थी, जिसकी वजह से BSNL एक अच्छी कीमत हासिल नहीं कर सका और इसके पूरे 10 अरब रुपए का टेंडर मंसूख कर दिया गया और ये इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। अब ये वो जगह है जहाँ जियो एक इनकलाब के साथ सामने आया और जियो का फायदा किसी दूसरे टेलीकॉम प्लेयर से ज्यादा था कि ये खालिस्तान 4G नेटवर्क था। इस वक्त तक दूसरी कंपनियों को हर एक के लिए एक नेटवर्क चलाना पड़ा था, हम जियो को सिर्फ इसका डाटा बरकरार रखना था। डाटा के लिए एक नेटवर्क की अशद जरूरत थी ताकि इसके जरिए कॉल्स को डाटा के जरिए रूट किया जा सके और इस नेटवर्क के जरिए पैराडाइम शिफ्ट ने इक्विपमेंट की कीमतों में भी काबिल जिक्र कमी की और 4G नेटवर्क के लिए ऑपरेटिंग लागत में भी बहुत वाजिया कमी हुई और जियो के मुकाबले में BSNL को 4G की मंजूरी भी नहीं
नहीं मिली और वो नकारा साजो-सामान और जेर कब्जा बड़े रियल एस्टेट के नक्शे और दहाई पुरानी तवानाई इस्तेमाल कर रहा था, जबकि जियो इसी मार्जिन का इस्तेमाल कर रहा था, लाखों ग्राहकों को हासिल करने के लिए नकद रकम लगा रहा था हर गुजरते साल के साथ। और आखिरकार ये सिर्फ 2019 में था कि BSNL का स्पेक्ट्रम मख्तस हो गया और अब वो 4G की तरफ बढ़ रहा है और BSNL अभी शुरू होना है 2022 में 4G रोल आउट के साथ। और इसी दौरान इंडियन इकोनॉमी जो के सालाना 1,83,10,000 का मुनाफा कमा रही थी, इसे 15,499 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ 2019 में। इसलिए हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि हुकूमत आखिर हमारे ही टैक्स के पैसों के साथ करती क्या है और वो जाता कहाँ है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।